चलिए आज ज्यादा देर नहीं करेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर सूची 1 आयोग समिति, सूची दूसरा दिया गया अध्यक्ष से संबंधित है। यहाँ पर कूट का उपयोग करना है सही उत्तर चुनने के लिए। पहले मिलान कर लेते फिर कूट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे आगे। इसको इरेज कर लो। चलिए इसको मिलान कीजिए। पहला है आर्थिक सुधार आयोग, ये किससे संबंधित है? एल के झा समिति से संबंधित है। तीसरा हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध, ये RS सरकारी आयोग, याद होगा आपको। प्रशासनिक सुधार आयोग ये किससे है? के हनुमंथैया से, के हनुमंथैया। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संथालन समिति से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैच करवा लिया गया। पहले का क्या हुआ? तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। 3, 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। कूट में देख लीजिए 3, 1, 2 और 4 भैया कौन सा है? 3, 1, 2 और 4, विकल्प सी इसका सही जवाब हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त की जाती है। यह जनसंख्या किस वर्ष की जनसंख्या से ली जाती है? वर्तमान स्थिति 1997 ईस्वी में संविधान द्वारा निर्धारित जनगणना कौन सी है? ये जनगणना कौन सी हो जाएगी? वर्ष 1971 की जनगणना है और इसी पर अभी सारा मैटर चल रहा है। इसके बाद 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 2026 में जो जनगणना होना था अभी स्थगित है। इसके बाद 2026 वाला जनगणना जो होगा 2026 में, उस जनगणना के आधार पर सारा डाटा आगे के लिए प्रेषित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की संघीय निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, वित्त आयोग। क्या होगा? फाइनेंस कमीशन। इसका गठन जो हुआ है 280 आर्टिकल के तहत हुआ, आर्टिकल 280 के अंतर्गत। इसका कार्य क्या क्या होता है? संघ और राज्य के बीच कर का बंटवारा, ठीक है, किसके? सेंटर और स्टेट के बीच ये टैक्स का बंटवारा करता है वित्त आयोग। क्लियर? राज्य को अनुदान सहायता देने के सिद्धांत की अनुशंसा करता है और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए वित्तीय मामलों पर परामर्श देता है। क्या? वित्त आयोग। अगला प्रश्न देखिए, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ना, ये ग्राम सभा होगा। विकल्प डी सही जवाब होगा। ग्राम सभा ही वो मूल इकाई है जो वन अधिकार की पहचान की प्रक्रिया आरंभ करता है और ग्राम सभा संबंधित क्षेत्र के अनुसार अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों के दावों की भी जांच करता है। और यह संस्था जो है व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों प्रकार के वन अधिकारों की अनुशंसा करता है। बाद में ना इन अनुशंसाओं को उप विभागीय स्तर समिति जैसे जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय समिति द्वारा सत्यापित कर दिया जाता है, तब जाकर ये बिल पास हो जाता है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के किसी अंतिम निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा? आर्टिकल 137 होगा। विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और भी कौन कौन सा? आर्टिकल 126 क्या कहता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 138 क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से विस्तार का संबंध इससे है। आर्टिकल 139 क्या कहता है? उच्च न्यायालय से संबंधित अधिकारों के अंतरण से संबंधित है। और ये अंतिम निर्णय वाला आर्टिकल 137 है। ये सारे आर्टिकल आप लोग एक बार देख लीजिएगा पूरे डिटेल्स में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का एक सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? इसका राइट आंसर होगा क्या? सरकारी आयोग का यह स्टेटमेंट है। 1983 में भारत सरकार द्वारा केंद्र और राज्य के संबंधों का अध्ययन करने के लिए इसका गठन किया गया था। किसका? सरकारी आयोग का। अगला प्रश्न देखिए, संसद द्वारा आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? कितनी होनी चाहिए? 1 माह की अवधि होनी चाहिए। जो आर्टिकल 352 है इसके अकॉर्डिंग यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो उस घोषणा को संसद की दोनों सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है और यह अनुमोदन घोषणा के किए जाने की तिथि के 1 माह के भीतर होना चाहिए। यदि 1 माह की अवधि में संसद द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता है तो आपातकाल क्या होगा? ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महाधिवक्ता को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प डी, आर्टिकल 88।
सभी को पता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग लेने और वहां बोलने का अधिकार होता है, भले वह उस सदन का सदस्य ना हो। हालांकि उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह प्रावधान उद्देश्य से किया गया है कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय बना रहे और सरकार के कार्य से संबंधित विषय पर मंत्री या महाधिवक्ता सदन में स्पष्टीकरण दे सके, इसके लिए इसका गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे होना चाहिए या कौन कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग होने के रूप में विचार किए गए हैं। 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4 है ना, 4 स्टेटमेंट है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। मैं बार बार बोलता हूं, प्रश्न पढ़ो, कूट की तरफ भागो, उसके बाद देखना स्टेटमेंट कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। पहले देख लेते हैं, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग है? बताइए। नहीं ना, ये नहीं होगा। सॉरी, ये तो होना चाहिए ना, एक्सट्रीमली सॉरी, ये बलात्श्रम इसमें शामिल है, इसको ये होना चाहिए। अस्पृश्यता का अंत, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होगा अस्पृश्यता का अंत। अब आगे देखिए क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी नहीं होगा। अगला है कारखाना और खानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये हो जाएगा, ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो होता है ना, ये किसके आर्टिकल 23 और 24 में ये वर्णित है। आर्टिकल 23 कहता है मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, और आर्टिकल 24 जो है ये क्या कहता है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खाना या किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजित करने पर रोक लगाता है, ठीक है। इसलिए ये जो होता है ना, ये दोनों आर्टिकल 23 इधर 24 ये दोनों सही हो जाएंगे। तो सही पूछा जा रहा था ना, 1 और 4 कथन सही होगा, तो विकल्प सी है 1 और 4, ये कूट सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसमें निहित होता है? सही जवाब है विकल्प सी, भारत निर्वाचन आयोग में यह संबंधित है, ये आर्टिकल 324 याद होगा आपको। चलिए, ये 1 से 10 तक जो प्रश्न था ये पॉलिटी से था, क्योंकि ये टेस्ट सेगमेंट वाइज कम फुल लेंथ टेस्ट है, इसलिए इसमें ना सेगमेंट को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक तरफ पॉलिटी का फिर एक बार ज्योग्राफी का मिक्स क्वेश्चन आएगा, लेकिन आगे भी हम लोग करेंगे। अभी जो है ना सेगमेंट वाइज इसलिए करवाया जा रहा ताकि आपको समझ आए कि कहां पर आपका वीकनेस है, कौन से सेगमेंट में आप वीक हो। चलिए, अब आगे के प्रश्न आएंगे जो ज्योग्राफी से होंगे, ठीक है, ज्योग्राफी से। चलिए, 11वां प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार स्थल मंडल को 7 मुख्य प्लेट और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन छोटी प्लेटों के उदाहरण है, उसकी पहचान कीजिए। यहाँ ना 4 स्टेटमेंट है, 5 है, एक ये 5 है, 5 में से कौन जो है छोटी प्लेट का उदाहरण है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, पृथ्वी का स्थल मंडल जो लिथोस्फीयर होता है ठोस चट्टान से बना होता है, और ये बड़ी व छोटी प्लेट में विभाजित होता है। जो ये प्लेट होती है क्या होते हैं, एस्थेनोस्फीयर नामक अर्धद्रव परत पर तैरते रहता है और धीरे धीरे गतिशील हो जाता है। इन्हीं प्लेटों की गति के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण जैसी भूआकृतिक प्रक्रियाएं घटित होती है। आपको पता होगा 7 प्रमुख प्लेटें हैं, कितने 7 हैं, कौन कौन से हैं, अफ्रीकी है, अफ्रीका का है, अफ्रीकी मान लीजिए। उसके बाद क्या है, यूरेशियन प्लेट है, और क्या होगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। 8वां क्या हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिकी, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, प्रशांत प्लेट, प्रशांत प्लेट हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, इसके बाद प्रशांत के बाद अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। एक प्लेट कौन सा होगा, नॉर्थ अमेरिकी हो गया ना, इस साउथ अमेरिकी भी ऐड करो इसमें, साउथ अमेरिकी प्लेट। कितने हो गए, 7 हो गए हैं, ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1, 7 प्लेट हो गया ना। अफ्रीकी, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ अमेरिकी, साउथ अमेरिकी, प्रशांत प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, ये 7 प्लेट हो गए। अब यहां पूछा जा रहा है छोटी प्लेट के उदाहरण कौन से होंगे, बताओ आप, इसमें से छोटी प्लेट कौन से होंगे। तो छोटी प्लेट में ना कोकोस प्लेट आ जाता है, ये कोकोस प्लेट हो जाएगा छोटी प्लेट में। उसके बाद फिलीपीन प्लेट आ जाएगा, कौन सा, फिलीपीन प्लेट, तीसरा वाला। फिर कैरोलियन प्लेट और फूजी प्लेट, ये सभी छोटी प्लेट है। अफ्रीकी प्लेट जो है ना 7 प्लेट में है ना गिनती, अभी बताया मैंने,
ये सारे ना बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, इसलिए ये वाला नहीं होगा। तो 2, 3, 4 और 5 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हवा की रुद्धोष्म प्रक्रिया के द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के उषांक से नीचे गिरने पर निर्मित बादलों में कौन सा बादल आकाश में सबसे ऊंचा बादल है? इसका सही जवाब होगा पक्षावमेव हो जाएगा। जब हवा ऊपर उठती है तो रुद्धोष्म जो एडियाबैटिक होता है, विस्तार के कारण उसका तापमान क्या होता है? डाउन हो जाता है। जब यह तापमान उषांक यानी ड्यू पॉइंट के नीचे चला जाएगा तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प क्या होगा? संघनित होगा। संघनित होकर क्या करेगा? ये सूक्ष्म जलकण या हिमकण का रूप ले लेता है, जिससे बादल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यही सूक्ष्म कण क्या बनते हैं? बादल बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। असर्शन रीजन को दोनों को पढ़ना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। असर्शन ये दिया गया है, रीजन यहां पर ये दिया गया है। केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं होते हैं। सही है? असर्शन क्या है? सही है? नहीं, क्योंकि केचुआ जो होते हैं ये सही होते हैं। अगला है केचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बना देते हैं। क्या है ये रीजन? बिल्कुल सही दिया गया है। तो साफ साफ दिख गया, केचुए खेती के लिए अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। इन्हें किसान का मित्र भी कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है। मिट्टी में रहने वाले जीव हैं जो मृत पौधे, पत्ते और जैविक पदार्थों को खाकर उन्हें विघटित कर देते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर मल होता है, जिसको बर्मी कास्ट करते हैं, बर्मी होते हैं, वो छोड़ते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो केचुए खेती के लिए क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। यहाँ पर क्या अच्छे नहीं होते हैं। केचुए जो है क्या है? फ्रेंड है। किसके? फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है केचुए को। तो असर्शन यानी कथन गलत दिया गया है और रीजन यानी कारण जो है सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? विकल्प डी सही है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एशिया की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्वी सिरे और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित भूभाग में 13,000 से अधिक विभिन्न आकार के द्वीप सम्मिलित है। इनमें से केवल 6,000 द्वीपों पर लोग रहते हैं और विषुवत वृत्त के साथ पूर्व से पश्चिम तक लगभग 5,000 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। किस द्वीप की बात हो रही भाई? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया होगा ना? इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया जो दक्षिण पूर्व एशिया का भाग है, साउथ ईस्ट एशिया का भाग है और ओशिनिया के बीच स्थित एक द्वीप समूह है जिसमें लगभग 13,000 से अधिक द्वीप है। जिसमें प्रमुख द्वीप अगर नाम इसमें जान लो तो इसका नाम सुनते होगे आप अक्सर। सुमात्रा, जावा द्वीप हो गया और बोर्नियो का नाम सुनते होगे आप। बोर्नियो हो जाएगा, जिसको ना कालीमंतान भी कहते हैं। कालीमंतान द्वीप से नाम से बोर्नियो को जाना जाता है। ये फैक्ट याद रखना आपको। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। सुलावेसी द्वीप शामिल कीजिए, जो मेन यहाँ का द्वीप है, जो जिसका नेमिंग फेमिंग ज्यादा है। इरियन जया, जिसको पापुआ कहते हो, पापुआ न्यू गिनी देश है, ये अलग है। ठीक है, इसको ना इरियन जया भी कहा जाता है। क्या? इरियन जया, यहां लिख देता हूं मैं, इरियन जया कहा जाता है पापुआ को ही। ये सारे ना इसी द्वीप के पार्ट है। अगला प्रश्न है मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा जा रहा है। कूट की सहायता से सही आंसर यहां पर जवाब देना आपको। पहले देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, उसके बाद देख लेंगे कूट। पहला, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं। संभव है? जहां पठार होगा खनिज पदार्थ का निक्षेप नहीं मिलेगा? भैया ये गलत दिया गया है। मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर। ये सही पाया गया है। विकल्प सी जो है ये करेक्ट आंसर है। ये जो है ना भूगर्भीय दृष्टि से बहुत प्राचीन है मेघालय का पठार और कठोर चट्टान से निर्मित है। भूगोल के अनुसार ना यह पठार जो है गारो खासी जयंतिया पठार के नाम से जानते होंगे आप लोग। गारो खासी जयंतिया, ये ना खास करके वहां की जनजातियां भी है। ये पठार भी है और वहां की जनजातियां हैं गारो खासी जयंतियां। कहाँ की? मेघालय की। और ये 3 भाग में विभाजित है। चेरापूंजी विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाले स्थल में जाना जाता है, लेकिन अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी का क्षरण जो सॉइल एरोजन हो जाता है, जिससे यह क्षेत्र नग्न चट्टानों से ढका हुआ है और वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। मेघालय के पठार में कोयला हो गया, चूना पत्थर, यूरेनियम, ये सारे खाद जो खनिज पदार्थ है इसके भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या नहीं मिलता है ना, कहा जा रहा है नहीं मिलता है। कितने सारे? कोयला मिलता है और क्या क्या है? चूना पत्थर हो जाएगा, चूना पत्थर, और क्या बताया था? यूरेनियम। इतने महंगे महंगे खनिज पाए जाते हैं, यहाँ पर क्या है? नहीं मिलते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत था। पहला और तीसरा सही है। विकल्प सी होगा सही जवाब, 1 और 3।
एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो प्रत्येक 5 या 10 वर्ष बाद प्रकट होता रहता है, जिसके कारण संसार के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखा आदि के कारण आदि के साथ साथ कौन से प्रमुख परिणाम होते हैं? क्या क्या होंगे बताओ? भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति होगी, समुद्र जल के वाष्पन में अनियमितता और प्लवक की मात्रा में कमी। सारे हो जाएंगे ये सभी। विकल्प डी सही जवाब है। यह फसल मुख्यतः उत्तर भारत के खरीफ की फसल है एवं दक्षिण व मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। इसका प्रयोग मुख्यतः चारा फसल के रूप में किया जाता है। कौन सा फसल है फटाक से बताओ आप लोग? जो गांव वाले आपको पता होगा, ज्वार होगा। विकल्प बी ज्वार होगा। ज्वार यानी सरगम जिसको कहा जाता है, सरगम कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत की खरीफ की मुख्य फसल माना जाता है ये। और यह फसल जो है ना सुख सहनशील, जिसको ड्राउट रेसिस्टेंट होता है और कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है। इसका उपयोग चारा फसल और मानव आहार दोनों के लिए किया जा सकता है और भारत में यह मक्का और बाजरे के साथ अन्न उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकल्प बी ज्वार सही हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला देखिए, यद्यपि भारत विश्व का एक महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उत्पादक देश है, लेकिन इसका विकास अपनी पूर्ण क्षमता के साथ नहीं हुआ है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? विकसित अवसंरचना नहीं। तब क्या होगा? दूसरा क्या है? कम लागत और कोकिंग कोयले की बहुतायत होना, यह भी गलत है। कम श्रमिक उत्पादकता, यह सही है। और ऊर्जा की नियमित आपूर्ति, यह भी इसका सही होना चाहिए। तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप शामिल है। ये किसकी बात की जा रही है? तो ये जो बात हो रही है यहाँ पर मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। किसके किसके बीच? इंडिया और श्रीलंका के बीच स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी के बारे में जानते होंगे आप। और समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। क्लियर है? यहाँ पर 21 द्वीप का वर्णन है, जिसमें विभिन्न समुद्री जीव जंतु, समुद्री शैवाल, मछली की अनेक प्रजातियां भी पाई जाती है। ये होगा इंडिया श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की संस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई। यह प्रतिवेदन था, किसका प्रतिवेदन था ये बताओ आप लोग? ये था आवर कॉमन फ्यूचर का। किसका? आवर कॉमन फ्यूचर का। 1987 का ये है। और इसमें ना ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसको जो है ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर पूछा जाए तो ये अपना टिक कर लेना एग्जाम में। और इस प्रतिवेदन में धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को प्रमुखता से पेश किया गया। इसके अनुसार धारणीय विकास वह विकास होता है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है और बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को खतरे में डाले हुए ये वर्तमान की स्थिति को पूरा करेगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? आवर कॉमन फ्यूचर। विकल्प बी। चलिए अब 10 से 20 तक हम लोगों ने ज्योग्राफी का क्वेश्चन कर लिया। अब आएगा अगले पार्ट में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे। अभी तक पॉलिटी और ज्योग्राफी का पार्ट हुआ। आप गणना कर चुके होंगे कि मेरा पॉलिटी में सही गया, ज्योग्राफी में सही गया या गलत रहा। कुछ रिस्पॉन्सेस सही हुए, कुछ गलत हुए, या फिर बिल्कुल जीरो रहा, या फिर मीडियम रहा। तो कहां पर मेहनत करने की आवश्यकता है आपको, ये आप बताना। 8 बजे लाइव आऊंगा, वहां पर आपको ये बताना है। 8 बजे ना सभी लोग जुड़ा कीजिए व्हाट्सएप पर जाकर के। क्लियर है? व्हाट्सएप ग्रुप है परीक्षा वाटिका, वहां पर जाइए, आप लोग जुड़िए 8 बजे शाम को। वहां पर डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए इकोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे। निम्न में से आर्थिक विकास के बारे में किसके विचार एच लेवेनस्टीन्स के विचारों से मिलते थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, आर नेल्सन। कुछ बच्चे ना ये सोच रहे होंगे जो सुपर 30 ज्वाइन नहीं किए हो कि मुझे भी इसका डिस्कशन करना है, तो आप लोग डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करना 8676934039। आपको तैयारी के रिगार्डिंग जानकारी दी जाएगी। आप सुपर 30 से जुड़े हो नहीं जुड़े हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जुड़ जाओगे तो आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है। जो लोग नहीं जुड़ना चाहते फिर भी चाहते हैं कि नहीं मुझे तैयारी कैसे करना है, थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट आ जाए, कुछ बातों को चर्चा करके, आप ना इस व्हाट्सएप पर मैसेज करना, हाई लिख के अपना सारा बात लिखना, मुझे डिस्कशन करना है अपने एग्जाम को लेकर के, आपको ना ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
बताइए कौन सा कथन गलत होगा, यहां पर ये पूछा जा रहा है ना, तो सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। पहला क्या है, एनएसएसओ द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है, ये कथन क्या है, सही दिया गया है ना। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है, ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। और शहरी क्षेत्र में कितना होगा, ये ग्रामीण क्षेत्र में 2400 है, शहरी क्षेत्र में 2100 होगा, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आप लिख लेना आप। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है, यानी कि सत्य नहीं है, तो सारे तो सत्य हो गए, गलत तो है ही नहीं कोई। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये राइट आंसर हो गया इसका। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी रेखा के लिए एक समान मानक का उपयोग करने के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मुद्रा के न्यूनतम प्राप्यता क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कम से कम तो होनी चाहिए $2। अभी भारत में डॉलर का क्या हुआ है, एकदम उछाल आया है, भारतीय पैसा गिर गया, भारतीय रुपया गिर गया, 90 पार कर गया था, ठीक है, ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कराधान के व्यापक प्रभाव ब्रॉड इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। चलिए 2 स्टेटमेंट दिया गया है और कहा जा रहा है कूट की सहायता से ना आपको सही आंसर चूज करना है। सिंपल सा कुछ नहीं कहा गया, सही आंसर के बारे में ही पूछा जा रहा है, कराधान के संबंधित कौन सा होगा। तो यहां पर देखिए क्या है, जब कर लगाने से कीमत में कर में वृद्धि की तुलना में एक हद तक अधिक वृद्धि होती है, सही है। दूसरा है जब कर लगाने से कीमत में कर में वृद्धि की तुलना में एक हद तक अधिक कमी हो जाती है, ये कमी नहीं आएगी ना, ये गलत दिया गया है। तो कराधान का व्यापक प्रभाव तब देखा जाता है जब टैक्स लगाने से उपभोक्ता और उत्पादक कीमत में टैक्स की वास्तविक वृद्धि से अधिक परिवर्तन होता है। इसका सामान्य अर्थ होता है कि उत्पाद पर लगने वाला कर उत्पाद की कीमत को बढ़ा देता है और उपभोक्ता इसे अधिक कीमत के रूप में महसूस करते हैं, इसीलिए पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कर लगाने से कीमत में कमी नहीं होती बल्कि कर बढ़ने पर कीमत सामान्यतः बढ़ जाती है। तो क्या है, कर लगाने से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है, विकल्प सी सही जवाब होगा, केवल एक स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र का वर्गीकरण क्या है जिसमें गतिविधियां स्वयं वस्तुएं नहीं बनाती लेकिन उत्पादन प्रक्रिया के लिए सहायक होती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। एक देश का निविदा वक्र सप्लाई कर्व सरल रेखा होगा जब निर्यात के लिए आपूर्ति का दाम लचीलापन यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है। ये सप्लाई कितना होना चाहिए, ये 0 होगा, तब दाम आपूर्ति का दाम लचीलापन 0 होगा। इसका अर्थ है कि किसी भी दाम परिवर्तन के बावजूद आपूर्ति की मात्रा जो होगी अपरिवर्तित रहेगी। ऐसे मामले में आपूर्ति वक्र चक्र लंबवत होगा, कैसा, वर्टिकल रेखा होगा, और यह दर्शाएगा कि उत्पादन की मात्रा पूरी तरह से तय है, दाम में वृद्धि या कमी इसका कोई प्रभाव नहीं डाला गया। ऐसा आपूर्ति जो होता है इसको पूर्णतः अनलचीला, जिसको परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कहा जाता है, ठीक है, ये 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के बारे में क्या सही है, कूट की सहायता से सही आंसर यहां पर देखना है। यहां पर कूट दिया गया, देख सकते हो आप लोग। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट, पहले पढ़ते हैं उसके बाद देख लेंगे। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन और वृद्धि करना है ना, ये गलत है। दूसरा, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्र में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, यह स्टेटमेंट सही दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, यह भी स्टेटमेंट गलत दिया गया है, सारे फसल शामिल थे इसमें। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन यानी इंटीग्रेशन करना, यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट ना गलत दिया गया था, ठीक है। दूसरा, हरित क्रांति का उद्देश्य था उन क्षेत्र में तकनीक, कृषि और आधुनिक बीज उर्वरक पानी का विस्तार करना जो पहले हरित क्रांति के लाभ से वंचित रह गए थे। साथ ही इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन के साथ साथ ये जो शस्योत्पादन है इसका समाकलन करना था। तो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट जो होगा सही होगा, विकल्प सी करेक्ट आंसर है, विकल्प सी 2 तथा 4। चलिए अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका सही जवाब होगा एकीकृत ग्रामीण विकास, विकल्प ए सही जवाब हो गया। एकीकृत ग्रामीण विकास यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, IRDP फुल फॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर से इंटीग्रेटेड रूरल डेवलप प्रोग्राम, याद कर लेना या लिख लो आप लोग। नेक्स्ट देख लो, कथन ए यानी असर्शन और कारण आर, रीजन के संबंध में सही उत्तर निम्नलिखित है, सही उत्तर चूज करना है।
पहला असर्शन यानी कथन दिया गया है, जब अर्थव्यवस्था में व्यापार घाटा और बजटीय घाटा दोनों ही हो तब उसे दोहरा घाटा कहा जाता है। क्या है ये? सही है, सही है, असर्शन सही दिया गया है। रीजन क्या है? दोहरा घाटा होने की स्थिति में पूंजी स्टॉक में तेजी से वृद्धि नहीं होगी, ये भी सही दिया गया है। ठीक है, ये भी सही है, दोनों के दोनों सही है। तो क्या होगा? असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है। विकल्प ए वेरी इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रावधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि पूंजी की तुलना में श्रम महंगा है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रावधान विधियों का उपयोग होना है। तो क्या होगा इसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जा रहा है। विकल्प सी वेरी इजी, जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है यानी कि विधियां लागत प्रभावशील होगी, और ये बाजार की कीमत जो होगी संसाधनों की उपलब्धता तय करती है कि कौन सी उत्पादन विधि अपनाई जाएगी। यदि श्रम सस्ता है तो उत्पादन की श्रम प्रधान विधियों का उपयोग होगा, और यदि पूंजी सस्ता होगा तो पूंजी प्रधान विधियों का उपयोग होगा। स्वाभाविक रूप से मुक्त बाजार तंत्र और व्यक्तिगत लाभ की प्रवृत्ति से संचालित होता है, इसलिए यह विवरण जो है स्पष्ट करता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का यह एग्जाम्पल हो जाएगा, ये पूरा स्टेटमेंट। ठीक है, किसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, 1, 2 और 3। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह सही है? ये है स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे। अब क्या हो गया? 31 से 50 तक ये क्या आएगा? हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहां पर नहीं लिखा गया। अब जो है ना 31 से 50 तक हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा। इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया। किसी को कोई दिक्कत होगा अपना आप लोग गणना कर लिए होंगे कि मेरा यहाँ पर वीक चल रहा है। चलिए मिलाते हैं, अब कथन देखते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं सही होगा, फिर जाएंगे कूट की तरफ। पहला देखिए क्या है, चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली जो है हरियाणा में पड़ता है, इसमें मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। यह स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, बनावली से मिट्टी के बने हल्का प्रतिरूप मिला है। दूसरा है, कालीबंगन में जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले जो कि हड़प्पा सभ्यता के विकसित चरण से संबंधित है। यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। तीसरा है, कालीबंगन पर जोते हुए खेत में हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो यह दर्शाते हैं कि उसमें से एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। तीनों स्टेटमेंट सही है, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 कथन जो है सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्या है, दालक आरोनी और उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? बताओ किसमें वर्णित होगा? ये छांदोग्य उपनिषद का पार्ट है। ये विकल्प सी सही जवाब होगा, जो तत्वमसि तू वही है। यहां लिख देता हूं, तत्वमसि तू वही है, इसका उपदेश देते हैं, और ब्रह्म और आत्मा की एकता का मूल सिद्धांत यही माना जाता है। और यह उपनिषद जो है अद्वैत वेदांत के दर्शन का आधार प्रस्तुत करता है, जिसमें आत्मा यानी कि जीव, ब्रह्मा यानी परम सत्य ब्रह्म को माना गया है। यह छांदोग्य उपनिषद है। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे? करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी, सर्वास्तिवाद विनय का। विकल्प सी हो जाएगा सही जवाब। और सर्वास्तिवाद परंपरा से संबंधित है। जो सर्वास्तिवाद है विनय है, जिसमें भाष्य टीका लिखा गया था। इस भाष्य में विनय पिटक के अनुशासन और नियम की व्याख्या की गई है। चीन पहुंचकर उन्होंने बौद्ध धर्म के ग्रंथ में अनुवाद किया था, और उसमें इनका योगदान सबसे अधिक रहा था। तो सर्वास्तिवाद का विनय जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। यह स्टेटमेंट किसके बारे में है? तो सही जवाब हो जाएगा अशोक के बारे में। ठीक है, अशोक अपने धर्म, सहिष्णुता, नैतिक सभी मतों के प्रति समान सम्मान का संदेश दिया करता था। अगला है, राजवंश दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी दिया गया, इसको कूट की सहायता से मिलान करना है। प्रतिहार वंश की राजधानी कहां थी? इनकी राजधानी कन्नौज थी। चोल प्रशासन कहां? तंजावुर या तंजौर? तंजावुर या तंजौर इनकी राजधानी थी। अगला है, परमार वंश की राजधानी कहां थी? धारा था, मध्य प्रदेश। धारा कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। और सोलंकी वंश का जो अनहिलवार, यहां इसकी राजधानी अनहिलवार, जो अनहिलपुर पाटन गुजरात में पड़ता है। कहां पर? पाटन, जो कि गुजरात में है अभी। ठीक है, तो सही संयोजन क्या हो जाएगा? पहले का डी हो जाएगा, ठीक है, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का बी। डी ए सी बी देखिए कौन सा है? डी ए सी बी किधर गया? डी 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 सब में डी है। ए वाला कौन सा है?
ए वाला एक तो ये होगा, एक देखो सी बी। चलो विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी ए सी बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। संगमरमर का प्रयोग लंबी टांगे और इकहरे बदन केंद्रीय चरित्र के रूप में मनुष्य और राजाओं, राजकुमारियों और राजमहलों को प्रमुखता भारत के निम्नलिखित प्राचीन कला रूपों में किस एक की लाक्षणिक विशेषताएं थी? इसका सही जवाब हो जाएगा अमरावती कला शाखा का। ठीक है, यह कला जो है मुख्यतः संगमरमर पर की गई उत्कृष्ट मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। इस शैली की मूर्ति में देह की कोमलता, लंबी टांगे, पतले शरीर और गतिशील मुद्राएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जैसे आप यहां देख सकते हो अमरावती कला के बारे में जो वर्णन किया गया है, इसकी कोमलता के बारे में, लंबी टांगे हैं, पतले शरीर है और ये जो गतिशील मुद्राएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। देख सकते हो आप लोग किस तरह के, जो कहते हैं ना आज के समय में ये सेल्फी लेने में ये पोज है, वही इस समय का पोज हुआ करता था, जो गतिशील पोज हुआ करता था। ये मुद्राएं ना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसमें मानवीय भावनाएं, राजसी जीवन जैसे राजा, रानी, राजकुमार, इन सबको ना दर्शाया गया। देख सकते हो आप लोग इनके टांगों को देख सकते हैं यहाँ पर जूम करके। ठीक है, यहाँ देख सकते हो गतिशील, कितनी अच्छी मुद्राएं ये अमरावती कला का है। आप लोग गूगल करके भी इन सबको देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि इससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? इसका सही जवाब होगा फिरोज तुगलक ने किया था। विकल्प बी, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक गद्दी पर रहा था, 51 से 88 तक। ठीक है, और अपने शासनकाल में एक अनुवाद विभाग यानी ट्रांसलेशन ब्यूरो की स्थापना की। इसका उद्देश्य था हिंदू और मुसलमान विद्वानों के बीच परंपरा समझ को बढ़ाना। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए कूट की सहायता से सही उत्तर चूज करना है। देखिए मनसबदारी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? पहला क्या है, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सही है। मनसबदारी का जो पद था पैतृक था, ये पैतृक पद नहीं हुआ करता था। मनसबदार को ना सैनिक और घोड़ों की संख्या के अनुसार जात और सवार रैंक दी जाती थी और इसका पद जो है पैतृक नहीं हुआ करता था, सम्राट की कृपा पर निर्भर करता था और आवश्यकता पड़ने पर हटा भी दिया जाता था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, केवल एक सही हो जाएगा, विकल्प ए। दूसरा है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि सामान्यतः मराठा शासन ने, विशेषतः शिवाजी ने भारत में आद्य राष्ट्रवादी चेतना को निरूपित किया? यह स्टेटमेंट जो है एमजी रनाडे का है, विकल्प भी सही जवाब होगा। यह मत इनका ही दिया गया है और रनाडे का मानना था कि शिवाजी का उद्देश्य केवल क्षेत्रीय विस्तार नहीं बल्कि भारतीय स्वराज की स्थापना करना था। उनके अनुसार मराठा राज्य ने भारत में स्वतंत्रता, संगठन और राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत किया था। एमजी रनाडे, विकल्प भी सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को दिया जाने वाला वह पुरस्कार जो सम्मान स्वरूप का एक वस्त्र पहनाए जाने के रूप में होता था, जिसे कभी सम्राट पहना करते थे, उसका नाम क्या है? यह था खिलत कहा जाता था, विकल्प डी सही जवाब होगा। सूची 1 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, सूची 2 जो दिया गया है क्षेत्र के सुमेलित करने कहा जा रहा है। मैं ना अक्सर मजाक में ये बोलता हूं, बार बार आप सुने होंगे, बेबी को बेस पसंद है, सॉन्ग तो सुन लिए, बीपीएससी को ना 1857 की क्रांति पसंद है भैया, 1857 की क्रांति पसंद है और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहां से ना एक एक क्वेश्चन रहेगा, एक और एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो फिक्स कर लो आप, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन और जलियांवाला बाग हत्याकांड से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। यहां पर इसको मिलान कर लेते हैं, फिर देखेंगे कूट की तरफ। पहला क्या, अजीमुल्ला खान है। ठीक है, अजीमुल्ला खान के बारे में पूछा जा रहा है, ये किससे, फतेहपुर सीकरी से संबंधित है अजीमुल्ला खान। मौलवी अहमद शाह कहां से संबंधित है? तो ये इनका संबंध है फैजाबाद से। बेगम हजरत महल आप सभी को पता है अवध से थे और लियाकत अली खान इलाहाबाद से। ठीक है, तो क्या हो गया, 4 2 3 और 1, यही हुआ ना, 4 2 और 3 1। कूट की तरफ देखिए, 4 2 3 और 1, भैया पहला ही दिख गया, 4 2 3 और 1 सही जवाब है। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहां जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन सा है? तेज जिक्र किया गया बाबा रामचंद्र का, विकल्प ए राइट आंसर होगा, बाबा रामचंद्र। और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद यानी अवध क्षेत्र के थे वो, और फिजी में गिरबिटिया मजदूर के रूप में कार्य कर चुके थे। वापसी पर उन्होंने किसानों के बीच धार्मिक और सामाजिक चेतना फैलाने के लिए तुलसीदास की रामायण का पाठ किया था और उनकी आवाज किसानों के अन्याय के विरुद्ध पहली बड़ी संगठित आवाज बनी थी, जिससे अवध किसान आंदोलन को बल मिला था। सही उत्तर है बाबा रामचंद्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ 1, 2, 3 स्टेटमेंट दिया गया और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनने कहा जा रहा है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। वुड डिस्पैच जो हुआ था कब हुआ था? 1854 में। ये तो सबसे पहले क्लियर कर लो आप, 1854 में हुआ था। ठीक है, पहला क्या है? सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्रांट इन एड व्यवस्था, सही है। दूसरा क्या है? विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, ये भी सही है। तीसरा है शिक्षा के सभी स्तर पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, ये गलत दिया गया है। इसमें ना अंग्रेजी का प्रावधान नहीं किया गया था, इसमें साफ साफ नहीं किया गया था। जो प्रारंभिक स्तर पर भारतीय भाषाओं को और उच्च स्तर के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाए रखने की बात कही गई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक स्तर पर भारतीय भाषा का यूज होता था और उच्च स्तर पर अंग्रेजी का यूज किया था, उच्च स्तर पर दोनों भाषाओं को संकलित नहीं किया गया था। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, तो केवल 1 और 2 विकल्प ए सही जवाब होगा, 1 और 2। तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि भारतीय भाषाओं को प्रारंभिक स्तर पर भारतीय भाषा और उच्च स्तर पर अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया। यहाँ क्या कहा जा रहा था? सभी स्तर पर शिक्षण माध्यम में अंग्रेजी की व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? सही जवाब होगा विकल्प ए, स्वदेशी आंदोलन के कारण। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। और 1907 ईस्वी में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मतभेद हो गया। अब मतभेद के बाद क्या हुआ? एक और नरम दल जिसको मॉडरेट्स कहा गया और दूसरी ओर संवैधानिक और क्रमिक सुधारों के पक्षधर हुए करते थे। दूसरी ओर कौन था? गरम दल जिसको एक्सट्रीमिस्ट्स कहा जाता था, जो कि प्रत्यक्ष आंदोलन और स्वराज की मांग कर रहे थे। इस मतभेद के कारण कांग्रेस 2 भाग में बट गया। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो गया? गरम दल, नरम दल, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस ने विभाजन हो गया। निम्न में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? मॉडर्न हिस्ट्री का एक एपिसोड गया होगा 3 घंटे का, अगर आप देखे होंगे थोड़ा थोड़ा फैक्ट उसमें क्लियर होगा, जिसमें ईयर को लेकर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा की बात। ठीक है, 4 संकल्प पारित किए गए थे। 4 संकल्प में राष्ट्रीय शिक्षा का संकल्प नहीं था, जिसमें कौन कौन सा था? लिख देता हूं यहां पर। स्वराज का संकल्प था, किसका? स्वराज का, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट हो गया पहला। दूसरा लिखूं कहां? चलो यहां लिख देते हैं। स्वदेशी अपनाने का बात कहा गया, यानी कि यूज ऑफ इंडिजिनस गुड्स। तीसरा बहिष्कार किया गया, बहिष्कार की बात। बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, जो विदेशी वस्तु थी उसको बहिष्कार किया गया, बहिष्कृत किया गया। और चौथा पॉइंट बन जाएगा यहां पर, पॉइंट नंबर 4, यह था राष्ट्रीय शिक्षा की बात कही गई थी। किसकी? राष्ट्रीय शिक्षा की बात कही गई थी, नेशनल एजुकेशन। इन चारों का प्रयोग व्यापक रूप में हुआ था, लेकिन औपचारिक रूप से अधिवेशन में पारित संकल्प जो हुआ था यह हो गया स्वराज, स्वदेश, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के स्थान पर स्वराज के साधन के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार का स्वीकार किया गया। तो राइट आंसर क्या हो गया? राष्ट्रीय शिक्षा। इसका जो है 4 संकल्प में शामिल नहीं था। चलिए अगला प्रश्न है, अंततः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? यह स्टेटमेंट किसका है? सही जवाब होगा सच्चिदानंद सिन्हा, विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्रों का समुच्चय सेट खिलाफत आंदोलन के दौरान शिक्षित भारतीय मुसलमानों के सरोकारों को प्रतिबंधित करता था? करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प डी, कामरेड, हमदर्द, जमींदार और अरहयाल। ठीक है, कामरेड और हमदर्द जो है मौलाना मोहम्मद अली द्वारा संपादित था। कामरेड और हमदर्द मौलाना मोहम्मद अली, इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया। और अल हिलाल की रचना किसने की? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा यह प्रतिपादित था। ठीक है, ध्यान रखना आपको। जमींदार ये किनकी है? तो मौलाना जफर अली खान, मौलाना जफर अली खान। आप लोग ना अगर कॉपी पेन लेके बैठा करो, हर एक टेस्ट में कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जिसको नोट भी करना होता है। अगला प्रश्न देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी, लॉर्ड कैनिंग।
ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? 1 2 3 क्या कहा जा रहा है? सही उत्तर चुनिए कूट की सहायता से। स्टेटमेंट देखिए फिर देख लेंगे सही है कौन सा गलत है। पहला क्या है, यहाँ पर उसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही है। दूसरा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, ये भी सही है। तीसरा है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। वेद क्या है? त्रुटिहीन है। तो ये जो है ना गलत दिया गया, तीसरा नहीं कहा गया था। 1 और 2 सही जवाब होगा, केवल 1 और 2 सही है। ब्रह्म समाज ने वेद को त्रुटिहीन माना या अपरिवर्तनीय माना, नहीं माना था, लेकिन तर्कसंगत विचार को सर्वोपरि रखा उसने, इसीलिए पहला और दूसरा विकल्प सही होगा, तीसरा गलत दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। किसने की थी? तो द पूना सार्वजनिक सभा में किया गया था। ये कब? 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा। न्यायमूर्ति कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे MGR, और प्रगतिशील नेताओं में कई शामिल थे। इस संस्था का उद्देश्य था कि जनता की राजनीतिक चेतना बढ़ाना और जो ब्रिटिश सरकार तक है जो है भारत की मांगों को पहुंचाना। फिर 1875 में क्या होता था? इस सभा ने हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश संसद में एक याचिका भेजी। इस याचिका में जिसमें भारत के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व यानी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की मांग की गई, लेकिन यह भारत में जो है संगठित राजनीतिक गतिविधियों की दिशा में पहला कदम था। कौन सा? द पूना सार्वजनिक सभा। विकल्प डी सही जवाब भी था, जिसमें 50 क्वेश्चन करने में हम लोग को 42 मिनट लग गया। ऐसे अक्सर टेस्ट 100 क्वेश्चन का जो 40 से 50 मिनट के बीच में हो जाता था, लेकिन अब जितने भी टेस्ट आएंगे लगभग उनमें 2 पार्ट ही बन के आएगा। कभी कभी होगा ऐसा जिसमें लो लेवल का क्वेश्चन होगा, तभी होगा कि 50 प्रश्न होंगे, 50 मिनट में 100 प्रश्न करवाए जाएंगे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? ये कौन थे? ये थे एडवर्ड गेट थे। ठीक है, विकल्प डी 1917। तब 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन चलाया गया, जो बिहार में नील किसानों के शोषण के खिलाफ पहला सत्याग्रह था। उस समय बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट हुआ करते थे। जिन लोगों ने सुपर 30 ज्वाइन नहीं किया है, अभी देख रहे हो पहली बार, ये सुपर 30 है क्या? सुपर 30 में ना 30 टेस्ट आपको करवाए जाएंगे और 42 इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि गेम चेंजर होने वाला है। यहाँ नीचे नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप कीजिए या फिर आप लोग डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो इस सुपर 30 में आखिर क्या है, कैसे हमको सफलता मिलेगी। 60 से 65 प्रश्न का हम लोग दावा कर रहे हैं, 60 से 65 प्रश्न आपको एडीओ में बनेंगे, मतलब बनेंगे। जाइए इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और ज्वाइन करिए जल्दी से। सुपर 30 ऑफर चल रहा है, कितना? 199 ओनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी, वाणिज्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, किस चित्र शैली में स्त्री पुरुषों के चेहरे का केवल बायां हिस्सा ही बनाया जाता है? ये जो है मंजूसा शैली हुआ करती है। कौन सा? मंजूसा शैली। यहाँ आप लोग देख सकते हो, एक तरफ स्त्री की प्रतिमा दी गई, दूसरी तरफ पुरुष की प्रतिमा, दोनों का ना लेफ्ट साइड का पार्ट दिखाया गया। ये शैली जो है ना भागलपुर में प्रचलित है, बिहार का है, और इसकी विशेषता यही है कि इसमें स्त्री और पुरुष का केवल बायां हिस्सा दर्शित किया जाता, दर्शाया जाता है। और चित्रकला जो है वृत्ताकार व लहरदार रूपरेखाओं, प्रतीक और धार्मिक कथाओं, विशेषकर विषहरी कथा पर आधारित है। ये देख सकते हो, ये भागलपुर की चित्रकला है, इसकी भागलपुर का। ठीक है, इसका देखिए लेफ्ट पार्ट ही दिखाया जाता है, महिलाओं का भी और पुरुषों का भी। ठीक है, ये कौन सी है? मंजूसा शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बिहुला महोत्सव भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में ये पारंपरिक रूप से अगस्त में मनाया जाता है। कब? अगस्त में। ठीक है, और ये विषहरी पूजा से जुड़ा होता है ये भी। और बिहुला और लक्ष्मींद्र की लोक कथा प्रमुख है, और सांस्कृतिक उत्सव, श्रद्धा, लोक कला और नारी शक्ति के रूप में इसको माना जाता है। कुछ इस तरह की प्रतिमाएं बनाई जाती है बिहुला महोत्सव में। यहाँ पर मैं जूम करके दिखा दूं आपको, बिहुला महोत्सव भागलपुर का है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। इस तरह की प्रतिमाएं बनाई जाती है भागलपुर में, और ये जो है खास करके एक विषहरी पूजा से जुड़ा होता है, लक्ष्मींद्र और बिहुला की कथा है ये। और यह जो है उत्सव लोक कला और नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ये तेलहर कुंड कहाँ है? कैमूर में है। विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। और जलप्रपात दुर्गावती जलप्रपात के समीप है। कौन सा? दुर्गावती जलप्रपात। ध्यान रखना आपको। जीरादई ग्राम को राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थली होने के कारण किसने उसे तीर्थ स्थल की संज्ञा दी थी?
इस प्रश्न का सही जवाब होगा महात्मा गांधी ने दिया था, विकल्प सी करेक्ट आंसर है। और गांधी जी की यह भावना राजेंद्र बाबू के प्रति उनके असीम स्नेह और आदर को दर्शाती है। गांधी जी की दूसरी बिहार यात्रा जो थी 11 जनवरी 1927 से शुरू हुई थी। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से तीसरे भाग को 2 खंड में विभाजित किया गया है। इस विभाजन के आधार पर सबसे अधिक जिला किस भाग के अंतर्गत आते हैं? 2 भाग कौन कौन सा है? यह है नॉर्थ वेस्ट जोन, जो कि जोन 1 कहलाता है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र का विभाजन 3 मुख्य भाग में होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है नॉर्थ वेस्ट जोन, ठीक है, जिसको जोन 1 में रखा जाता है, जिसमें सबसे अधिक जिले आते हैं, क्योंकि यह जो क्षेत्र होता है समतल और कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। यहाँ पर कई तरह के फसल उगाए जाते हैं। पहला हो जाएगा इसका कैसा? नॉर्थ वेस्ट जोन 1। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र कांड तथा पटना षड्यंत्र कांड आदि में क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देकर अंग्रेजों के मुखबिर बन गए थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा फणेंद्र नाथ घोष, ठीक है, फणेंद्र नाथ घोष, विकल्प ए। बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा वर्ष 1956 में हुआ था। कब? 1956 में। और पारंपरिक कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन सा एक धर्माचार्य था? कौन था? इसका नाम था मुल्ला बहबहानी। मुल्ला बहबहानी, यहां देख लेते हैं आगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाम है ना मुल्ला बहबहानी। देखिए अब होगा जो 60 से 85 तक प्रश्न आएंगे, ये साइंस के क्वेश्चन होंगे। चलिए साइंस वाले जिनका साइंस पोर्शन कमजोर है, आप लोग साइंस के क्वेश्चन को देखिए। यदि द्रव्यमान इकाई लंबाई एवं समय के बजाय बल यानी फोर्स, वेग यानी वेलोसिटी तथा काल यानी टाइम को मूल विमा माना जाए तो रैखिक संवेग P की विमा क्या होगी? P की विमा क्या होगी? तो याद होगा आपको फॉर्मूला F इक्वल टू ml/-2 होता है। अब L बराबर क्या होता है? V इंटू टी हो जाता है। और F इक्वल टू क्या हो जाएगा? M इंटू V इंटू टी इंटू T⁻⁻²। और F इक्वल टू क्या हो जाता है? mv/t हो जाता है। अब दोनों को T से अगर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? Ft इक्वल टू mv हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा? mv और P बराबर एक क्या आ जाएगा? Ft आ जाएगा। दोनों आ जाएगा, P बराबर mv और P बराबर Ft हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 61 का Ft, ठीक है, Ft, या फिर mv दिया होता mv तो mv भी हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सामान्य गति से चलते हुए हवाई जहाज के एक पत्थर गिराया जाता है, पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ होगा। पायलट जो देखेगा उसका पथ क्या होगा? सीधी रेखा में होगा, वेरी इजी। पानी 2 प्लेटों के बीच बहता है, जिसमें से ऊपरी प्लेट स्थिर है और निचली प्लेट जो है वेग v में गतिमान है। ऊपरी प्लेट के संपर्क में आने वाले तरल पदार्थ का वेग क्या होगा? इसका वेग होगा 0, विकल्प बी, ठीक है, क्योंकि ऊपरी प्लेट स्थिर रहेगा तो उससे संपर्क में आने वाली तरल पदार्थ क्या होगा? उसका वेग 0 हो जाएगा। सौर विकिरण पर लागू करने पर जिस तरंग क्षेत्र में प्लांक नियम वीन के नियम का रूप लेता है वो कौन सा है? बताओ फटाक से, ये कौन सा नियम होगा? ये होगा विकल्प ए, परावैंगनी तरंग क्षेत्र में सौर विकिरण का प्लांक जो होता है नियम और वीन का नियम दोनों सेम हो जाता है। जब भी स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्ष गति होती है तो नोट यानी पिच की आवृत्ति में स्पष्ट परिवर्तन को डैश के रूप में जाना जाता है। किसकी आता है? तो ये डॉपलर प्रभाव है। कौन सा? डॉपलर प्रभाव, विकल्प सी। 2 प्रवाहकीय तार से जुड़े होने पर आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी यदि उनमें समान क्या रहेगा? समान विभव होगा, तो समान विभव, विकल्प सी, ठीक है। और जब दोनों पिंड का विभव यानी पोटेंशियल समान होगा, पोटेंशियल इक्वल होगा, तब आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में निम्नलिखित में से किसका औसत मान 0 नहीं होता है? बताओ किसका मान 0 नहीं होगा? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें से कौन कौन सा? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का होगा, दोनों का मान 0 नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग दोनों का नहीं होगा, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र जो होगा तत्कालिक मान साइन तरंग के रूप में बदलता है, तो इसका औसत 0 हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये तो हो गया विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय तरंग, एक से अधिक हो गया, विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जब किसी ट्यूनिंग फोर्क में कांटे को किसी द्रव्य की सतह से टकराने के लिए बनाया जाता है तो बनने वाले व्यक्तिकरण फ्रिंज होंगे, ये किस टाइप के बनेंगे? ये होंगे अति परवलयिक होंगे,
अति परवलयिक होंगे। विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। और परवलयिक जो होता है हाइपरबोलिक होते हैं, यह इसलिए होता है क्योंकि दोनों स्रोतों में उत्पन्न तरंग के समान फेजर अंतर वाले बिंदु अति परवलय का आकार बनाते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया अति परवलयिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, एक्सरे की तरंगदैर्घ्य निम्नलिखित में से किससे अधिक होती है? किससे अधिक होगी? ये होगी सबसे अधिक गामा किरणों से। गामा किरणों से। गामा किरण के बाद क्या आएगा? गामा किरण के बाद कौन सा आएगा बताओ आप लोग? गामा किरण, उसके बाद बीटा किरण आता है, सॉरी एक्स किरण आता है, उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा परावैंगिक किरण, शॉर्ट में लिख देते हैं। उसके बाद दृश्य प्रकाश आएगा, ये अगर कभी क्रम दिया जाए तो सजा लेना। उसके बाद आएगा अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग किरण। उसके बाद नेक्स्ट आएगा कौन सा? अवरक्त किरण हो गया। उसके बाद आएगा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव जगह छोटा है इसीलिए इस तरह लिखना पड़ रहा है। उसके बाद आएगा रेडियो तरंगे, ये इसका क्रम हो जाएगा। क्या क्या? गामा, एक्स किरण, परावैंगिक, दृश्य प्रकाश, अवरक्त, माइक्रोवेव और रेडियो किरण, इस तरह से इसका क्रम हो जाएगा। क्रम पूछ दिया जाए तो इस तरह क्लिक करना है आपको। तो किसका सबसे अधिक होगा? सबसे अधिक गामा का, सबसे कम पूछा जाएगा रेडियो तरंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विलयन में अनंत तनुता पर उच्चतम तुल्यकता चालकता होता है? किस पर होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर। विकल्प बी होगा सही जवाब। एक प्रबल अम्ल होता है जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयन में विभाजित हो जाता है। जैसे कुछ विलायक अपघटय होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट कमजोर प्रकृति के होते हैं और पूर्ण रूप से आयन में नहीं टूट पाते, उनकी चालकता भी क्या होती है? कम होती है। इसीलिए राइट आंसर क्या हो गया? HCl। जब विद्युत अपघटय के जलीय घोल में पानी मिलाया जाता है तो विद्युत अपघटय की विशिष्ट चालकता में क्या परिवर्तन होता है? तो चालकता कम हो जाती है। विकल्प ए हो जाएगा, वेरी इजी। रासायनिक प्रकाश स्मॉग गर्म, शुष्क और धूप वाली जलवायु में होता है। निम्नलिखित में से एक रासायनिक प्रकाश स्मॉग के संघटकों में नहीं है, इसकी पहचान करें। करेक्ट आंसर होगा SO2। क्या होगा? SO2 हो जाएगा। और इसके मुख्य घटक कौन कौन से हो जाएंगे? ओजोन हो जाएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएंगे और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पैन हो जाएगा, पैन भी शामिल होगा। और क्या होगा? इसमें एल्डिहाइड भी शामिल हो जाएगा, एल्डिहाइड भी इस ग्रुप में शामिल होगा। SO2 जो होता है एक रासायनिक प्रकाश स्मॉग का घटक नहीं होता है, इसीलिए विकल्प सी इसका सही जवाब होगा, यहां नहीं पूछा जा रहा था। अगला है मार्कोवनिकोव नियम की आधुनिक व्याख्या मध्यवर्ती की स्थिरता को स्वीकार करती है। ये क्या है? तो कार्बेट कैटायन का सिद्धांत जो है, विकल्प भी सही जवाब होगा, ये होता है। और जो मार्कोवनिकोव का आधुनिक नियम बताता है कि जब कोई प्रोटिक अम्ल जो HX होता है, प्रोटिक अम्ल किसी असंतृप्त एल्कीन से जुड़ेगा तो अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें पहले से अधिक हाइड्रोजन परमाणु मौजूद होते हैं, और हैलोजन उस कार्बन परमाणु से जोड़ लेता है जिसमें कम कार्बन हाइड्रोजन होंगे। और यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा? कार्बोकैटायन मध्यवर्ती के माध्यम से होता है और यह स्थिरता से अभिक्रिया की दिशा को निर्धारित करेगा। विकल्प बी इसका सही जवाब हो गया। समझ गए? तापमान और अभिक्रिया की दर के बीच एक ग्राफ बनाने से अभिक्रिया दर की तापमान निर्भरता का पता चल सकता है। कैसे पता चलेगा? तो दर स्थिरांक और तापमान की व्याख्या करके, दर स्थिरांक और तापमान की व्याख्या करके। अगला प्रश्न है, ला सातेलिए के सिद्धांत के अनुसार साम्य अवस्था पर ठोस और तरल की प्रणाली ऊष्मा को सिद्धांत जोड़ने पर होता है। क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ठोस की मात्रा घटने लगती है। ठोस की मात्रा क्या होगी? घटने लगेगी। विकल्प ए होगा राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनों के बंद युग्म के बीच अधिकतम 90 के कोण देखे जा सकते हैं। कैसे? तो sp3d2 संकरण में देखा जाएगा, sp3d2 संकरण में। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का एक मापक है। 5 ppm से कम बीओडी मान पानी के नमूने को इंगित करता है। यह इंगित करेगा घुलित ऑक्सीजन से भरपूर। ठीक है, विकल्प ए, क्योंकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो बीओडी होता है उस ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है जिसे जल में उपस्थित जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने में उपयोग करते हैं। और यदि बीओडी का मान जो 5 ppm से कम होगा तो इसका अर्थ है कि जल में कार्बनिक प्रदूषक बहुत कम होंगे और घुलित ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्जिला के गेस्कुल्स में किस प्रकार का
स्पेक्यूल पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा मोनेक्सॉन। ठीक है, विकल्प बी मोनेक्सॉन हो जाएगा। और टेट्राएक्सॉन जो होगा, टेट्राएक्सॉन जो पाया जाता है कांटेदार कैल्सियस स्पॉन्ज की विशेषता है। किसका? कांटेदार, ये ध्यान रखना, कांटेदार कैलकेरियस का, कांटेदार कैलकेरियस स्पॉन्ज की विशेषता है ये, क्या बताओ? टेट्राएक्सॉन। ठीक है, और ट्राइएक्सॉन के बारे में पूछा जाए तो यह है कांटेदार ग्लास स्पॉन्ज का, कांटेदार ग्लास स्पॉन्ज का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसा कौन सा सांप है जिसके सिर पर सूल के समान बड़ी सिल्ड जैसी संरचना होती है, जो लोरियल गर्त यानी लोरियल पिटके तथा नासिका छिद्र से होते हुए आंखों तक आती है? ये कौन सा सांप है? ये वाइपर हो जाएगा। ठीक है, वाइपर। और जो उष्मा संवेदन अंग होता है जिसके सिर पर त्रिकोणीय आकार का चौड़ा सपाट सिर और ऊर्ध्वपुतली और विश्व ग्रंथि की उपस्थिति पाई जाती है और अत्यंत विषैला सांप में गिनती आता है ये। यहाँ आप ना देख सकते हैं वाइपर स्नेक, इसका ना जो सिर होता है त्रिकोणीय आकार का और चौड़ा सपाट सिर है, और इसका ऊर्ध्वपुतली और विश्व ग्रंथि जो है इसमें इसी में पाया जाता है, इसी वाइपर स्नेक में, जिसको रसल वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के सांप आप लोग देखते होंगे अपने एरिया में भी कभी कभी निकलता है, और इसका नाम विशाल आकार होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक हृदय का कार्डियक आउटपुट लीटर प्रति मिनट में होगा जिसका स्ट्रोक वॉल्यूम 0.07 लीटर प्रति धड़कन है, जो 90 प्रति मिनट की दर से धड़क रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 6.30। ठीक है, 6.30। अगला प्रश्न देखिए, प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन और स्तनपान के दौरान दूध के निष्कासन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होगा? यह ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। विकल्प ए ऑक्सीटोसिन एक प्राकृतिक हार्मोन होता है जो बच्चों के जन्म के समय गर्भाशय के संकुचन को और स्तनपान के दौरान दूध के निकलने को उत्तेजित करता है, और महिला और पुरुष दोनों में प्रजनन की क्रियाओं में भाग निभाता है। ये पार्ट होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है रिस्पांस को कभी कभी लेट डाउन रिस्पांस भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है लेट डाउन रिस्पांस। ठीक है, इसको लेट डाउन रिस्पांस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नव डार्विनवाद प्राकृतिक चयन के सिद्धांतों को किस अतिरिक्त अवधारणा के साथ शामिल करता है? करेक्ट आंसर इसका होगा आनुवांशिक विरासत। विकल्प सी। इसमें माना गया है कि जीवों में होने वाले आनुवांशिक परिवर्तन ही विकास का बेस होते हैं, आधार होते हैं। रोग जो किसी विशेष क्षेत्र में माध्यम के गंभीर रूप में कमोबेश लगातार वर्ष दर वर्ष प्रकट होता है, क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है एंडेमिक। क्या एंडेमिक माना जाता है? जब लगातार मौजूद रहता है और बीमारी फैलती रहती है और दर का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर उदाहरण के लिए मान ले तो मलेरिया को कुछ देश में या कुछ क्षेत्रों में स्थानिक माना जाता है, जो कि लगभग फैलते रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शैवाल विभाजन को क्लोरोफिल ए और बी का अधिक स्टार्च ऊर्जा संचय पदार्थ, सेलुलोजिक कोशिका भित्ति और ताजे पानी में रहना और समुद्री प्राकृतिक वास जैसे लक्षण है? करेक्ट आंसर होगा इसका क्लोरेफाइटा। कौन सा? विकल्प ए। यह है ना हरा शैवाल होता है, कैसा? ग्रीन एल्गी होता है, ये ध्यान रखना है। और ताजा जल में समुद्री प्राकृतिक वास में पाया जाता है, ये ना फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कैसा? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जिसको कैरोटियोनॉट्स में उपस्थित होता है, और कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज की बनी होती है। किसका? सेलुलोज की बनी होती है इसकी कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइट्स में पत्ती जैसी संरचना जो बीजाणु धारण करती है उसे डैश कहा जाता है? इसको क्या कहा जाएगा? इसको स्पोरोफिल्स कहा जाएगा। क्या? स्पोरोफिल्स कहा जाएगा। विकल्प ए। और फर्न में स्पोरोफिल सामान्य पत्तियां होती है जो स्पोरेंजिया के समूह का निर्माण करती है, जिसको सोड़ी कहा जाता है। सोड़ी नहीं, सोड़ी। ठीक है, अब आएंगे 86 से लेकर के 100 तक के प्रश्न जो होंगे ये होंगे करेंट अफेयर्स के। ठीक है, तो इसी तरह ना एक तो सेक्शनल टेस्ट हो गया और फुल लेंथ टेस्ट हो गया, एक तरफ कर दिया गया। एग्जाम में इस तरह आपको नहीं आएगा कि समसामयिक घटनाएं जो करंट अफेयर्स होगा तो एक लाइन से होगा, वो मिक्स रहता है सारा। लेकिन अभी आपको ना इसलिए करवाया जा रहा है, मैंने पहले भी बताया था पहले पार्ट में भी, ताकि आपका ना पोर्शन पता चले कि किस पार्ट में जैसे कौन सा सेगमेंट आपका वीक है, इसके लिए ऐसा किया गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास योजना का क्रियान्वयन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? सही जवाब है पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? सही जवाब होगा जीविका बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन योजना द्वारा। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पात्रता संबंधी गलत तथ्य पहचानिए। रॉन्ग तथ्य पहचानने कहा जा रहा है, कौन सा इसमें गलत है? यहाँ जो ऑप्शन डी दिया गया, महिला के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख, 1 ही लाख है ना रुपए या उससे कम होनी चाहिए। तो ये जो है ना 60,000 रुपया होना चाहिए, कितना 60 के या उससे कम। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत किस मिशन के तहत अपना पहला मानव संचालित पानी के भीतर का पनडुब्बी लॉन्च करेगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा गहन समुद्र मिशन। विकल्प ए गहन समुद्र मिशन, जो कि यह मिशन जो है मानव संचालित पनडुब्बी विकसित की जा रही है जो समुद्र के अत्यधिक गहरे हिस्सों में जाकर अनुसंधान कर सकेगी। अगला प्रश्न है अंटार्कटिक के समुद्री संरक्षित क्षेत्र रॉस सागर में 40 दिवसीय वैश्विक अभियान का नेतृत्व करने वाले प्रमुख शोधकर्ता कौन है, जिसका उद्देश्य समुद्री जैव विविधता का आकलन करना, पर्यावरणीय डीएनए का अध्ययन करना तथा वैश्विक महासागरीय धाराओं और जलवायु परिवर्तन पर क्षेत्र के प्रभाव का विश्लेषण करना है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा शोटिनसोनियो क्यूबेकियो। विकल्प सी सही जवाब है इसका। और ये जो अध्ययन किया जाएगा जैव विविधता के आकलन को लेकर के, तो वैश्विक महासागरीय धाराओं पर और जलवायु परिवर्तन पर इसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा और इसका विश्लेषण करने के लिए यह आयोजित किया जा रहा है। इनके द्वारा शोटिनसोनियो क्यूबेकियो इसके प्रमुख शोधकर्ता, इनका यही नाम है। ठीक है। रोटरडैम ओपन 2025 किसने जीता? अपना पहला इंडोर हार्ड कोर्ट खिताब हासिल किया। मैंने कहा था 850 प्रश्न का करंट अफेयर्स का सीरीज है, 2 घंटा 51 मिनट, 3 घंटा का मान लीजिए। जो सुपर 30 वाले ज्वाइन किए थे, आप लोग ना नहीं देखे हो तो जाके कंपलसरी देख लो। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपको छूटेंगे नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज। सुपर 30 वालों आपने टिक कर लिया होगा सही जवाब कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न है 2025 में ग्रैमी अवार्ड्स में किस संगीतकार ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार जीता? यह भी पता होगा, बेयोंसे ने जीता है। विकल्प डी। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 से पहले तेल उत्पादक देश के समूह ओपेक प्लस में शामिल हुआ है? यह देश है ब्राजील। ठीक है, विकल्प डी होगा, ब्राजील है। और यह कदम ऊर्जा नीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। अगला प्रश्न है डोगरी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ये करेक्ट आंसर होगा चमन अरोड़ा को। किसको? चमन अरोड़ा को दिया गया है और यह सम्मान उन्हें साहित्य में उनके योगदान और डोगरी भाषा के संवर्धन के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने किस देश का दौरा किया, जहां आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस वीरा ने मेजबान देश की नौसेना के साथ अंतर क्षमता संयुक्त अभ्यास और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की? इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी कंबोडिया। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कंबोडिया का दौरा किया। इसके दौरान आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस वीरा ने मेजबान देश की नौसेना के साथ संयुक्त रूप से अभ्यास किया। इनका क्षमता निर्धारण और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर चर्चा किया। और यह क्षेत्र जो है, यह कदम जो है क्षेत्रीय समुद्री सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इसका राइट आंसर हो गया विकल्प सी कंबोडिया। हाल ही में बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों और छात्रों के परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा के परिचालन पर प्रतिबंध कब से लगाने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प कौन सा होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प 1 अप्रैल 2025 से। जून 2024 में भारत ने यूएसए के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया है ताकि किस वर्ष तक मिशन नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे को सहायता मिल सके। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए 2030 तक यह निर्णय लिया गया है और इसको जून 2024 में यूएसए के साथ समझौता किया गया। किसके साथ? यूएसए के साथ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 ने राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और डैश शामिल होंगे। इसमें दिल्ली के प्रधान गृह सचिव को शामिल किया गया। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार राज्य वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस जिले में हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब होगा यह मुजफ्फरपुर में किया गया। यह प्रतियोगिता युवाओं को खेलों में प्रोत्साहन देने और राज्य स्तर पर वुशु खिलाड़ियों की प्रतिभा को सामने लाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। कहां पर? मुजफ्फरपुर में। चलिए आज के टेस्ट का यानी दूसरे पार्ट
टेस्ट नंबर 6 का आखिरी प्रश्न, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को प्रति वर्ष 3 निःशुल्क सिलेंडर देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर होगा दीपम 2.0 की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य घरेलू महिलाओं को आर्थिक राहत और स्वच्छ ईंधन प्रदान करना है और सब्सिडी की राशि लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है। जिन बच्चों ने सुपर 30 ज्वाइन नहीं किया, जाइए ज्वाइन कीजिए, नीचे नंबर दिया गया। इसमें 42 इंपोर्टेंट टॉपिक बीपीएससी को शामिल किया गया है और 30 इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज 30 दिन में करवाए जाएंगे, जिसमें पेपर 1 से 5 टेस्ट, पेपर 2 से 15 टेस्ट और तीसरे पेपर से 10 टेस्ट होंगे। और 42 इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैंने बताया और 1 साल का इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स एक वीडियो भी डाला गया है, जो कि 3 घंटे का पूरा वीडियो है। वहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा, 850 प्रश्न का वो वीडियो है। सुपर 30 ज्वाइन कीजिए और अपनी सफलता जो है निश्चित कर सकते हो आप लोग। कुछ बच्चे ने बीएड को लेकर के मैसेज करते हैं कि बीएड कैसे करना है। जिन लोगों को बिहार से बाहर से बीएड करना है, क्योंकि बिहार में 1.5 लाख से अधिक का फी लग जाता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप अगर यूपी से करते हो तो 80 से 85 हजार दलाल को देते हो। दलाल के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई मेरे बहन, जो भी हो दलाल के चक्कर में मत पड़ो। 60,000 रुपया लगता है यूपी से बीएड करने में। एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, या तो यहां जाकर आप डायरेक्ट एडमिशन ले लो या हमसे संपर्क कर सकते हो हमारी टीम से। नीचे नंबर दिया गया है यहाँ पर 8676934039, इस पर व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल कीजिए। 60,000 में आपका बीएड होगा, 30 हजार का पर ईयर लगेगा। 2 साल का बीएड होता है, आप सभी को पता है। आपका एंट्रांस एग्जाम 2026 में होगा, जो कि अप्रैल में फॉर्म भराएगा, मई में एग्जाम होगा और जून में एडमिशन होगा। आपको एग्जाम में बैठना है, यूपी बीएड वाला एग्जाम में। एग्जाम का फी आपको एंट्रांस एग्जाम का 1400 रुपए लगने वाला है। और अगर आप पहले नहीं भर पाते हो, लेट फी के साथ भी भराता है फॉर्म, तो 2000 रुपए लगेंगे। आप लोग संपर्क कीजिए इस नंबर पर, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। दलाल के चक्कर में ना पड़िए। 80-85 हजार एडमिशन का लेंगे, फिर एग्जाम फी का अलग लेंगे, XYZ अलग लेंगे। अगर हमारी टीम से संपर्क करते हो, हमारे यहाँ से संपर्क करो, आपको एग्जाम फी XYZ जो भी पैसा है ये 60,000 में ही होगा, सारा इंक्लूड। एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज यूनिवर्सिटी नहीं लगता है। दलाल लोग आपको मूर्ख बनाते हैं। इन सारे दलाल के चक्कर से हटो आप लोग, हमसे कांटेक्ट कीजिए आप लोग, या आप लोग को मैं कहता हूं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाओ। इन दलालों के चक्कर में मत पड़ो। 4 से 5 हजार रुपया आपको यूनिवर्सिटी जाने में लगा दो, लेकिन दलाल के चक्कर में मत पड़ो भाई, ठीक है। तो चलिए कॉल कीजिए या फिर आप लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से पता